नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशन एस में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश और आज हम डिस्कस करेंगे 20 अप्रैल से 22 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर्स की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन किया है। तो आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे डिस्कशन के आज के टॉपिक से सभी। हमारा फर्स्ट टॉपिक है सिविल सर्विसेज डे। तो हर साल 21 अप्रैल के दिन सिविल सर्विसेज डे को मनाया जाता है। तो 21 अप्रैल 1947 के दिन हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्होंने आईएएस के फर्स्ट बैच को एड्रेस किया। उन्होंने सिविल सर्वेंट्स को स्टील फ्रॉम ऑफ इंडिया कहा। हर साल इस दिन प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रदान किया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इनका जो जन्म है हुआ था 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात के नाडियाड में। वे आजाद भारत के फर्स्ट होम मिनिस्टर थे और फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। इंडिया के इंटीग्रेशन में इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल थी। बारडोली सत्याग्रह के दरमियान बारडोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार इस टाइटल से नवाजा। 1931 में कांग्रेस के कराची सेशन के ये प्रेसिडेंट थे और इसी सेशन में गांधी आर्यन पैक्ट को रेटिफाई किया गया। इन्हें पैट्रन सेंट ऑफ इंडियन सिविल सर्वेंट्स भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने मॉडर्न ऑल इंडिया सर्विस का एस्टेब्लिशमेंट किया। 1991 में इन्हें मरणोत्तर भारत रत्न को प्रदान किया गया। इनके ऑनर में गुजरात के अंदर नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया। ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू है। सरदार पटेल जी को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि किस पर्सन को फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कहा जाता है। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर देना है। नेक्स्ट टॉपिक है मैटरहॉर्न। तो रिसेंटली माउंट मैटरहॉर्न जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर लोकेटेड है, इसके ऊपर इंडिया का तिरंगा को प्रोजेक्ट किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो माउंट मैटरहॉर्न ये आता है पेनाइन आल्प्स रेंज के अंदर जो कि लोकेटेड है स्विट्जरलैंड एंड इटली के बॉर्डर पे। इसकी हाइट है 4478 मीटर्स। इस माउंटेन को माउंटेन ऑफ माउंटेन्स भी कहा जाता है। तो मैटरहॉर्न बना है ग्नेसिस से और जो आल्प्स रेंज है वो यंग फोल्ड माउंटेन्स की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे आप आल्प्स रेंज देख सकते हैं। तो आल्प्स रेंज की हाईएस्ट पीक है माउंट ब्लैंक और ये फ्रांस और इटली के बॉर्डर पे आपको मिलेगी। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि यूरोप के अंदर हाईएस्ट पीक कौन सा है। आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। नेक्स्ट टॉपिक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो रिसेंटली न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। उस मीटिंग में फैसला किया गया कि ब्रिक्स कंट्रीज को यह बैंक $5 बिलियन की मदद करेगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी और इंडिया को $1 बिलियन मिलेंगे इमरजेंसी असिस्टेंस के तौर पे कोविड-19 से लड़ने के लिए। तो इसे ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं और इसके मेंबर कंट्रीज है ब्राजील, देन रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो एनडीबी एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसे ब्रिक्स कंट्रीज उसको चलाते हैं। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2014 में फोर्टलेसा ब्राजील के अंदर। इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे शंघाई चाइना के अंदर। हर एक मेंबर जो कंट्री है उसे इक्वल वोटिंग वहां पे अधिकार है और किसी भी कंट्री को वेटो पावर नहीं है। 2018 में इस बैंक को ऑब्जर्वेटरी स्टेटस मिला है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि जो ब्रिक्स जो टर्म है किस व्यक्ति ने कॉइन किया है और ब्रिक्स 2019 का समिट कहां पे हुआ है। आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड हेरिटेज डे। तो हर साल 18 अप्रैल के दिन वर्ल्ड हेरिटेज डे को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे इसको स्थापन किया था आइकोमोस, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट। इस संस्था ने एक ग्लोबल एनजीओ है जो कि यूनेस्को से एसोसिएटेड है। इस साल का थीम है वर्ल्ड हेरिटेज डे का शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उसे हम नेचुरल और फिर मैनमेड में क्लासिफाई कर सकते हैं। ये इंटरनेशनल इंपोर्टेंस की साइट होती है जिसे स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। इसे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करते हैं यूनाइटेड नेशंस और यूनेस्को के ये दो संस्था। पूरे वर्ल्ड के अंदर इटली में सबसे ज्यादा आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मिलेंगी जो कि फिलहाल 55 है। इंडिया के अंदर 38 साइट्स है जिसमें 30 साइट्स है कल्चरल, 7 साइट्स है नेचुरल और एक मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। तो आपको इसका आंसर देना है कि इंडिया का मिक्स्ड हेरिटेज साइट कौन सा है। आपको इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने रिसेंटली नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया लॉन्च किया है। एक विजन 2024 का इनिशिएटिव का पार्ट है। तो ये लिस्ट है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की इंडिया के जो यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज की है। तो इसके अंदर हम देखेंगे वैदिक चैंटिंग आते हैं, देन रामलीला, कुट्टियट्टम, रम्मन, मोडियट्टू, कलबेलिया फोक सॉन्ग,
Chao dance, then Buddhist chanting of Ladakh, Sankirtana, then traditional brass and copper craft of utensil making, yoga, नवरोज और कुंभ मेला। नेक्स्ट टॉपिक है किसान रथ मोबाइल ऐप। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने इस ऐप को लॉन्च किया है जो कि किसानों को अपने फूड ग्रेन्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करेगा लॉकडाउन के दरमियान। इस ऐप को डेवलप किया है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर। 8 लैंग्वेजेस में इस ऐप को डेवलप किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक गोदावरी वैली एरिया एंड कोविड-19। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन आया कि जो भी गोदावरी वैली एरिया के अंदर जो भी ट्राइब्स रह रहे हैं उनकी कोविड-19 की टेस्ट कराई जाए। तो लॉकडाउन के दरमियान भी पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट का काम जारी था, जो कि आंध्र प्रदेश के गोदावरी रिवर के नजदीक है। वहां पे माइग्रेंट वर्कर जो काम कर रहे थे उन्होंने सैनिटाइजर्स एंड मास्क उसका सही से इस्तेमाल नहीं किया, और फिर वहां पे कंसर्न है कि इनके कारण जो कोविड-19 का जो संक्रमण है वो ट्राइब्स को भी हो सकता है। तो इस रीजन में आपको कोंडा रेड्डी, कोयास और कोलम ट्राइब्स मिलेंगी। इसमें से कोंडा रेड्डी ट्राइब और कोलम ट्राइब जो है वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का पार्ट है। तो पीवीटीजे कैटेगरी कौन से कमीशन के रिकमेंडेशन पे बनी थी, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। तो पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है आंध्र प्रदेश के अंदर आपको मिलेगा रिवर गोदावरी के ऊपर और पोलावरम विलेज के अंदर। एक मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट है, इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर भी मिलेगी। ये इंटरबेसिन ट्रांसफर करेगा कृष्णा रिवर के साथ में, और इसे नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस का दर्जा मिला है 2014 में। तो ये आंध्र प्रदेश और यहाँ पे वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आपको मिलेगा पोलावरम प्रोजेक्ट, इसका लोकेशन। तो गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा भी कहते हैं। इसका आपको सोर्स ऑफ ओरिजिन मिलेगा महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर जो नासिक के अंदर है। एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है और ये बे ऑफ बंगाल के अंदर आके फ्लो होती है। इसके ड्रेनेज बेसिन आपको मिलेंगे महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और कुछ स्मॉल पार्ट्स आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश, कर्नाटका और पुदुचेरी के अंदर। इसके ट्रिब्यूटरीज का नाम है प्रवरा, पूर्णा, मांजरा, पेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर एंड सबरी। आपको इस रिवर को एटलस के अंदर प्लॉट करना है। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो रिसेंटली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एसडीआर का एलोकेशन किया है, और उसके अंदर जो न्यू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का जो एलोकेशन किया है वो किसी कंडीशन के बिना किया है। तो इंडिया ने इसके ऊपर चिंता जताई है कि इसके कारण लिक्विडिटी इंजेक्शन हो सकता है और साइड इफेक्ट्स इसके दिखाई दे सकते हैं। तो एसडीआर के हम बेसिक्स में जाते हैं। एसडीआर एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है जिसका क्रिएशन किया था आईएमएफ ने 1969 में, और ये आईएमएफ के मेंबर कंट्रीज के ऑफिशियल रिजर्व्स को सप्लीमेंट करता है। एसडीआर खुद से कोई करेंसी नहीं है या फिर आईएमएफ के ऊपर कोई भी क्लेम नहीं है ये, बट ये पोटेंशियल क्लेम है आईएमएफ के मेंबर कंट्रीज की करेंसी के ऊपर, और एसडीआर को इन मेंबर कंट्रीज की करेंसी के साथ एक्सचेंज किया जा सकता है। तो एसडीआर के बास्केट में आपको मिलेंगे यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन, यूके का पाउंड स्टर्लिंग और चाइनीज रेमनिनबी। तो एसडीआर की करेंसी वैल्यू डिटरमाइन की जाती है एसडीआर बास्केट के अंदर जो करेंसीज है उनके मार्केट एक्सचेंज रेट के वैल्यूज के ऊपर से। तो एसडीआर बास्केट हर 5 साल बाद उसको रिव्यू किया जाता है। जो मेंबर कंट्रीज आईएमएफ को कंट्रीब्यूशन देती है उसको कहा जाता है कोटा, और कोटा को डिनोमिनेट करते हैं एसडीआर के अंदर। तो कोटा जो होता है हर एक मेंबर कंट्री का, वो रिलेट करता है मेंबर की वोटिंग पावर से आईएमएफ के अंदर। तो इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर भी आपको एसडीआर इनकॉर्पोरेटेड मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है कि जो डीजीएफटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इसने पैरासीटामोल के एक्सपोर्ट के ऊपर जो बैन लगाया था उसको गवर्नमेंट ने फिलहाल हटा दिया है। तो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने इसकी डिमांड की थी इस बैन को हटाने की। तो इसको फार्मेक्सिल भी हम बोलते हैं शॉर्ट में। तो फार्मेक्सिल जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आती है और ये फार्मा प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को प्रमोट करता है। पैरासीटामोल एक मेडिसिन है जो कि फीवर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। देन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड एक मेन गवर्निंग बॉडी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी को डिजाइन करती, रेगुलेट करती है, और ये अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ में। नेक्स्ट टॉपिक है इस्लामोफोबिया और ओआईसी। तो रिसेंटली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने इंडिया को क्रिटिसाइज किया कि इंडिया में इस्लामोफोबिया यानी मुस्लिम के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बढ़ रहे हैं लॉकडाउन के पीरियड में। तो ओआईसी के हम बेसिक्स में जाते हैं। एक सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस के बाद में। इसके 57 मेंबर कंट्रीज है जो कि मुस्लिम कंट्रीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं और इंटरनेशनल पीस को भी मेंटेन करते हैं। इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे जेद्दा, सऊदी अरेबिया के अंदर। ओआईसी को परमानेंट डेलीगेशन मिला है यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन यूनियन के अंदर। इंडिया इसका मेंबर नहीं है।
तो ग्रीन कलर में जो भी कंट्रीज आप वो सब ओआईसी के मेंबर्स है, रेड में जो है वो सभी ऑब्जर्वर स्टेटस वाले कंट्रीज है, और इंडिया इसका मेंबर नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान और बांग्लादेश इसका मेंबर है। नेक्स्ट टॉपिक है करतारपुर साहिब कॉरिडोर। तो रिसेंटली कुछ स्टॉर्म के कारण करतारपुर साहिब कॉरिडोर को कुछ डैमेज हुआ था, तो इसके हम बेसिक्स में जाते हैं इस कॉरिडोर के। तो 550 बर्थ एनिवर्सरी मना रहे गुरु नानक जी की। करतारपुर साहिब गुरुद्वारा में ईयर लॉन्ग फेस्टिवल चल रहा है। तो करतारपुर साहिब कॉरिडोर जो है और इंडिया और पाकिस्तान को जोड़ता है। पाकिस्तान के अंदर जो करतारपुर साहिब गुरुद्वारा है उसको जोड़ता है इंडिया के डेरा बाबा नानक श्राइन से, जो कि गुरदासपुर पंजाब के अंदर है। ये करतारपुर साहिब गुरुद्वारा। तो गुरु नानक जी ट्रैवल करते हुए फाइनली पहुंचे करतारपुर में 1521 में। उन्हें वहां के उस टाइम के गवर्नर दूनी चांद जिनका नाम था, उन्होंने 100 एकड़ जमीन दान दी गुरु नानक जी को। और गुरु नानक जी ने अपनी कुछ लाइफ के आखिरी दिन वहीं पे, आखिरी साल वहीं पे बिताए। और फिर 1572 में वहां पे गुरुद्वारा का निर्माण किया गया। तो गुरु नानक देव जी के बारे में हम बेसिक्स में डिस्कस करते हैं। तो सिखों के फर्स्ट गुरु थे, इन्होंने सिखिज्म का फाउंडेशन किया था, फाउंडर थे सिखिज्म के। इनका जन्म हुआ था तलवंडी लाहौर के अंदर। अभी इसको प्रेजेंटली कहा जाता है नानकाना साहिब, जो कि पाकिस्तान के अंदर है। एक गुरु नानक जी एक निर्गुण भक्ति सेंट थे। निर्गुण यानी क्या? फॉर्मलेस जीवन, यानी भगवान का कोई आकार नहीं होता। इन्होंने सैक्रिफाइसेस, रिचुअल बाथ्स और इमेज वर्शिप को रिजेक्ट किया था। ये स्पिरिचुअल जर्नी अंडरटेक करते थे जिनको कहा जाता था उदासीस। गुरु नानक जी ने संघर्ष स्टार्ट की, जो कि कलेक्टिव भजन कीर्तन हुआ करता था उसमें, जिसमें रिलीजियस टीचिंग भी की जाती थी। इनके टीचिंग्स को फिफ्थ गुरु अर्जन देव जी ने कंपाइलेशन किया आदि ग्रंथ साहिब के अंदर। इस ग्रंथ के अंदर आपको बाकी रिलीजियस पोइट्स के भी आपको ग्रंथ मिलेंगे, उनकी टीचिंग्स मिलेगी, जैसे कि बाबा फरीद, संत रविदास और संत कबीर के भी आपको मिलेंगे। इसको कहा जाता है गुरुबानी। फिर बाद में जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने 9th गुरु तेज बहादुर सिंह जी के टीचिंग्स को कंपाइल किया इस ग्रंथ के अंदर, एंड फिर इस ग्रंथ को कहा गया गुरु ग्रंथ साहिब। तो गुरु नानक देव की टीचिंग्स को हम समझ सकते हैं 3 वे में। फर्स्ट है वांदे चकना, यानी क्या? आपके पास जो भी उसको शेयरिंग करना है, और जो भी नीडी है उसको आपको हेल्प करना है। सेकंड है किरत को, यानी क्या? आपको आपकी जो लाइफ है हॉनेस्टली जीनी है, किसी का दूसरे का एक्सप्लोटेशन आपको नहीं करना। और थर्ड है नाम जपना, यानी कि आपको भगवान का मेडिटेशन करना है, भगवान का नाम जपना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राइज इन डिजिटल ट्रांजैक्शन। तो रिसेंटली आरबीआई के डेटा से सामने आया है कि लॉकडाउन के कारण जो डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसमें बड़ी शार्प राइज हुआ है। तो उसके रिलेटेड हम कुछ टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म है आरटीजीएस, यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है जिसके अंदर मनी का रियल टाइम में ट्रांसफर होता है किसी भी डिले के बिना। आरटीजीएस के अंदर आप मनी को मिनिमम 2 लाख को ट्रांसफर कर सकते हैं और मैक्सिमम आप कितना भी ट्रांसफर कर सकते हैं। बट एक 24/7 फैसिलिटी नहीं है, ये सिर्फ बैंकिंग आवर्स में जारी रहेगी। नेक्स्ट इसमें कंसेप्ट है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई एक इमीडिएट पेमेंट सर्विस का एक एडवांस वर्जन है जिसके अंदर राउंड द क्लॉक फंड ट्रांसफर होता है कैशलेस फॉर्म में। तो यूपीआई सिस्टम के अंदर एक जो मल्टीपल बैंक अकाउंट है उसको एक सिंगल मोबाइल ऐप के अंदर उसको इंटीग्रेट किया गया, और आप उसके ऊपर बैंक अकाउंट्स के एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं पैसों को। इसको लॉन्च किया गया था 2016 में एनपीसीआई ने। हमारा नेक्स्ट है इसके अंदर भारत बिल पेमेंट सिस्टम। इसको भी एनपीसीआई ने ही लॉन्च किया। इसको ड्राइव करते हैं, एक वन स्टॉप इकोसिस्टम है। आप कहीं से भी और किसी भी समय बिल का पेमेंट कर सकते हैं भारत बिल पेमेंट सिस्टम से। नेक्स्ट आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, इसको भी डेवलप किया एनपीसीआई ने। एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट के अंदर पैसों का ट्रांसफर हो सकता है सिर्फ आधार नंबर के जरिए और फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन के जरिए। बैंक की डिटेल्स की वहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी। द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको हम स्टडी कर लेते हैं। तो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया के अंदर सभी रिटेल पेमेंट सिस्टम को रेगुलेट करता है। एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, और इसको गाइड और सपोर्ट करती है आरबीआई और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यू एफडीआई रूल। तो रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने एफडीआई रूल्स के अंदर कुछ बदलाव किए हैं, और इस बदलाव के अनुसार जो भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज है उनको अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया में करनी होगी तो गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी।
तो एफडीआई दो तरीके के होते हैं, दो तरीके से एफडीआई का इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो सकता है। एक होता है ऑटोमेटिक रूट और एक होता है गवर्नमेंट रूट। तो ऑटोमेटिक रूट के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लगती, और गवर्नमेंट रूट के लिए इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन अप्रूवल वहां पे लगती है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, हम इसके बीच में हम डिफरेंस देख लेते हैं। तो एफडीआई एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टूल है, बट एफपीआई जो है एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट टूल है। देन एफडीआई, इसके अंदर फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट होता है। एफपीआई के अंदर सिर्फ फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट होता है। एफडीआई जो है वो एंटरप्राइज की कैपेसिटी या फिर प्रोडक्टिविटी या फिर मैनेजमेंट कंट्रोल को भी एनहांस करता है। एफपीआई में सिर्फ कैपिटल अवेलेबिलिटी एनहांस होती है। एफडीआई के अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी आती है, मार्केट एक्सेस भी आता है और मैनेजमेंट इनपुट भी आते हैं। एफपीआई के अंदर सिर्फ कैपिटल इनफ्लो आते हैं। एफडीआई प्राइमरी मार्केट्स में फ्लो होता है, एफपीआई ये सेकेंडरी मार्केट में फ्लो होता है। एफडीआई के अंदर एंट्री और एग्जिट डिफिकल्ट है, और एफपीआई के अंदर एंट्री और एग्जिट इजी है रिलेटिवली। देन एफडीआई के जो भी इन्वेस्टर्स है वो कंपनी के प्रॉफिट में वो हिस्सेदार होते हैं, एलिजिबल होते हैं, बट एफपीआई के जो इन्वेस्टर्स है वो सिर्फ कैपिटल गेन के वहां पे एलिजिबल होते हैं। देन एफडीआई जो है ये स्पेकुलेटिव नहीं होता, बट एफपीआई जो है वो स्पेकुलेटिव हो सकता है। एफडीआई से डायरेक्टली इंपैक्ट होता है एम्प्लॉयमेंट और लेबर एंड वेजेस के ऊपर, एफपीआई से इनके ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं होता। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम। तो रिसेंटली इस प्रोग्राम को एक्टिवेट किया गया है। तो इस प्रोग्राम को 2004 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया था, आरबीआई की सहायता, वर्ल्ड बैंक की सहायता से। इस प्रोग्राम के अंदर सर्वेलेंस यूनिट्स को एस्टेब्लिश किया गया है सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, और ये डिसीज का सर्वेलेंस करेगा एफिशिएंटली। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ह्यूमन कोरोना वायरसेस। तो कोरोना वायरसेस एक आरएनए वायरसेस के फैमिली का एक पार्ट है। तो कोरोना वायरने जो है उसको हम सब डिवाइड कर सकते हैं अल्फा, बीटा, गैमा और डेल्टा कोरोना वायरसेस में। कोरोना वायरस उसको कोरोना वायरस का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब भी इसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है, इसके ऊपर आपको स्पाइक्स दिखाई देते हैं कोरोना वायरस के, जो क्राउन की तरह लगता है, इसलिए उसको नाम दिया गया है कोरोना वायरस। तो ह्यूमन कोरोना वायरस जो है एनिमल्स के अंदर भी बीमारी फैलाता है, ये ह्यूमन बींग्स के अंदर भी बीमारी फैलाता है। तो फर्स्ट ह्यूमन कोरोना वायरस को डिस्कवर किया गया था, इसको डिटेक्ट किया, आइडेंटिफाई किया गया था, दो साइंटिस्ट थे, डीजे टायरेल और एमएल बायोने ने 1965 के अंदर। तो ह्यूमन इन्फेक्शन के अंदर जो भी कोरोना वायरस जो भी जिम्मेदार है उसके 7 टाइप्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। उसके अंदर 2 अल्फा है और 5 बीटा है। तो अल्फा कोरोना वायरस है 229E और NL63। बीटा कोरोना वायरस की कैटेगरी के अंदर आते हैं OC43, देन HKU1, सार्स को, फिर मर्स और सार्स को2, जो कि अभी फिलहाल कोविड-19 जिसे हम बोलते हैं। अब आप डायग्राम्स के सहायता से समझ सकते हैं कि ऑर्थो कोरोना वायरिन है और इसकी 4 टाइप्स है, अल्फा, बीटा, गैमा और डेल्टा। तो फिलहाल हम जिससे लड़ रहे सार्स को2, जिसे हम कोविड-19 भी कहते हैं, वो बीटा कोरोना वायरस का टाइप है। तो ह्यूमन कोरोना वायरस कब कब आइडेंटिफाई किए गए, उसका हम एक टाइमलाइन देखते हैं। तो 1967 में 229E को डिस्कवर किया गया, फिर NL63 और HKU1 को आइडेंटिफाई किया गया 2004 में नीदरलैंड्स के अंदर। फिर सार्स को 2003 में चाइना के अंदर आइडेंटिफाई किया गया। मर्स यानी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसको 2012 में सऊदी के अंदर इसको आइडेंटिफाई किया गया। फिर सार्स को2 यानी कोविड-19, इसे 2019 में वुहान चाइना के अंदर इसको आइडेंटिफाई किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है ट्राइबो ई मास्क। तो रिसेंटली सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस, जो कि बेंगलुरु में लोकेटेड है और जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर आता है, उन्होंने इस नए टाइप के स्पेस मास्क को डिजाइन किया है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को होल्ड करके रखता है और जो इन्फेक्शन है उसको रोकता है एंटर होने से। तो 3 लेयर्ड मास्क है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रिंसिपल पे चलता है। तो नायलॉन क्लोथ को 2 पॉलीप्रोपिलीन लेयर्स के बीच में इसको सैंडविच किया जाता है, और उसके जो रबिंग के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो जनरेट होगी, जो डाइलेक्ट्रिक वॉल जो तैयार होगी, वो वायरस को अंदर आने से रोकेगी। नेक्स्ट टॉपिक है लिथियम रिच रेड जायंट्स। तो रिसेंटली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर आता है,
उसने डिस्कवर किए बहुत सारे लिथियम रिच जायंट स्टार्स। तो बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस के अनुसार जो 3 प्री मॉडल एलिमेंट्स का जो निर्माण हुआ था वो थे लिथियम, हाइड्रोजन और हीलियम। तो जो स्टार्स होते हैं मोस्टली गैलेक्सी के अंदर वो लिथियम का सोर्स होते हैं और वो ओवर द टाइम डिप्लीट होते हैं जैसे स्टार्स बर्न होते हैं उसके साथ में। तो बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सिंथेसिस है यूनिवर्स के बिगिनिंग को, यूनिवर्स के जो जब तैयार हुआ उसको एक्सप्लेन करता है। स्टार्टिंग में जो यूनिवर्स जो था वो स्मॉल सिंगुलर पीस में था और फिर उसके बाद में जो बिग बैंग हुआ और उसका जो एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो गया। तो बिग बैंग के स्टार्टिंग के फ्यू मिनट्स में 3 लाइट एलिमेंट्स बने जिनका नाम है ड्यूटेरियम, हीलियम और लिथियम। और फिर बाद में बहुत समय बाद जो हेवी एलिमेंट्स है जो कि हीलियम से ज्यादा हेवी है वो निर्माण होने स्टार्ट हुए इंटर ऑफ द स्टार्स के अंदर। तो इस थियरी के अनुसार जो यूनिवर्स के अंदर 25% मास आपको मिलेगा हीलियम का, 0.01% आपको मिलेगा ड्यूटेरियम का और उससे भी कम मास आपको मिलेगा लिथियम का। नेक्स्ट टॉपिक है रेमडेसिविर। तो इबोला के ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज किया जाता है इस ड्रग को। तो रिसेंटली कोरोना के लिए भी इसका टेस्टिंग हो रहा है, इसलिए न्यूज में है। नेक्स्ट है ब्लजार्स। तो रिसेंटली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो कि बेंगलुरु में लोकेटेड है उसने ब्लजार्स की स्टडी कंडक्ट की है। तो मोस्ट ऑफ द गैलेक्सीज उसके सेंटर में आपको मिलेंगे ब्लैक होल। और ब्लैक होल जो होते हैं दे आर द रीजन ऑफ वेरी हाई डेंसिटी और उसके अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है बहुत पावरफुल होता है। ब्लैक होल के अराउंड जो भी मास एक्यूमुलेट होता है जो जैसे होता है गैसेस और जो डस्ट पार्टिकल जो होते हैं फिर जो स्पेस डेब्रिज जो होती है, जो ग्रेविटेशनल एनर्जी के कारण उसको जो ब्लैक होल उसको पुल करता है बड़े तेजी से और वो लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसे कहा जाता है एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियर। तो इस एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियर का जो कुछ पार्ट है वो जेट्स के फॉर्म में चार्ज पार्टिकल्स को एमिट करना स्टार्ट कर देता है और उसे बोला जाता है ब्लेजार्स। तो यहाँ पे आप डायग्राम के सहारे से समझ सकते हैं ये होते ब्लेजार्स। जो ब्लैक होल से जो लाइट निकलती है उसे हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि इंडिया का फर्स्ट स्टेट जो कोरोना फ्री हुआ है वो है गोवा। नेक्स्ट टॉपिक है बैंगलोर ब्लू वेराइटी ऑफ ग्रेप्स। तो रिसेंटली कोविड-19 के लॉकडाउन के चलते इसके ट्रेड में कुछ कमी आई है, तो इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। इन ब्लू ग्रेप्स, इनको फॉक्स ग्रेप्स भी कहा जाता है, जो कि बेंगलुरु रीजन में आते हैं। इन्हें जीआई टैग मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग इनको मिला है 2013 में, 2013 में। तो जीआई टैग के हम बेसिक्स में जाते हैं। जीआई टैग किसी भी गुड्स को जब मिलता है तो उसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके डेफिनेट ज्योग्राफिकल टेरिटरी के लिए उसको मिलता है। तो कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क जो है वो रजिस्टर करता है जीआई टैग्स को। इसकी रजिस्ट्री आपको मिलेगी चेन्नई के अंदर। जो जीआई टैग का जो रजिस्ट्रेशन है वो 10 साल के पीरियड के लिए रजिस्टर वो वैलिड होता है और 10 साल बाद उसको फिर से रिन्यू कर सकते हैं। ये पार्ट है डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स का। इसका फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यमुना की वाटर क्वालिटी। तो रिसेंटली लॉकडाउन के चलते जब इंडस्ट्रीज बंद उसके कारण यमुना रिवर के अंदर जो पोल्यूशन है कम दिखाई दे रहे हैं और उसकी जो बीओडी लेवल्स है वो भी उसके अंदर भी रिडक्शन हुए। तो बीओडी क्या है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं बेसिक्स में। तो बीओडी का फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो पानी के अंदर जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको डिकम्पोज करने के लिए जो मात्रा में ऑक्सीजन लगती है उस ऑक्सीजन की डिमांड को बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके, तो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतनी बीओडी की डिमांड ज्यादा होगी और जितनी बीओडी की डिमांड ज्यादा होगी उतना कम ऑक्सीजन बचेगा वो पानी के अंदर बाकी के हायर एनिमल्स के लिए। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जितना बीओडी ज्यादा उतना ऑर्गेनिक पोल्यूशन पानी के अंदर ज्यादा होता है। तो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि सीओडी यानी केमिकल ऑक्सीडेशन डिमांड क्या होता है, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। तो यमुना रिवर का हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यमुना रिवर जो है गंगा की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ये इसका ओरिजिन आपको मिलेगा यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपुच रेंज गढ़वाल हिमालयस के अंदर, जो कि उत्तराखंड स्टेट के अंदर लोकेटेड है। ये गंगा से मिलती है प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके ऊपर आपको डैम मिलेंगे लखवा और व्यासी डैम जो कि उत्तराखंड के अंदर है, फिर तजेवाला बैराज डैम जो कि हरियाणा के अंदर है। इसकी इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है यमुना के चंबल, सेंध, बेतौर, केन। आपको यमुना रिवर को प्लॉट करना है आपके एटलस के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है कि रिसेंटली लॉकडाउन के कारण जो ब्लड का शॉर्टेज दिखाई दे रहा है
जो भी डायलिसिस के पेशेंट्स है, जो भी ब्लड डिसऑर्डर के जो मरीज है और जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है, उन्हें इसका दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का जो ब्लड बैंक है, उसके भी जो भी कैंप्स है वो भी अभी फिलहाल सस्पेंडेड है। उसके कारण जो थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स है उनमें बड़ी दिक्कत हो रही है उनके ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। तो थैलेसीमिया क्या है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसके अंदर जो भी फैमिली से इनहेरिट होता है, यानी फैमिली की जो फैमिली पास ऑन होता है, इस डिसऑर्डर के अंदर बॉडी के अंदर हेमोग्लोबिन का निर्माण एडिक्वेट तरीके से होता है। इसी कारण जो भी आपके रेड ब्लड सेल जो है वो डिस्ट्रॉय होते हैं और उस पर्सन को एनीमिया हो सकता है। तो हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि आपको आरबीसी के अंदर मिलेगा और उसको ऑक्सीजन कैरी करता है। तो इसके ऊपर यही उपाय है, यही सॉल्यूशन है कि जो भी पेशेंट है उसको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना डायलिसिस करना पड़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसको करना पड़ता है। तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एक वॉलंटरी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1920 में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एक्ट के अंडर। इंडिया के प्रेसिडेंट इसके प्रेसिडेंट होते हैं और इंडिया के जो यूनियन होम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं। ये हेल्थ केयर इमरजेंसी के दरमियान ये मदद प्रोवाइड करती है। फिर नेक्स्ट है नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल। इसका निर्माण किया गया था 1996 में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर रहती है और ये प्रमोट करता है वॉलंटरी ब्लड डोनेशन और इंडिया की ब्लड डोनेशन पॉलिसी को। नेक्स्ट टॉपिक है स्वयं और स्वयं प्रभा। तो स्वयं का फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। इसको लॉन्च किया था 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के अंडर। ये ऑनलाइन पोर्टल है जिसके ऊपर आपको हायर एजुकेशन के और स्किल डेवलपमेंट के आपको कोर्सेस मिलेंगे। नेक्स्ट स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा इसको भी डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने ही। ये हाई क्वालिटी एजुकेशन चैनल प्रोवाइड करेगा डीटीएच के थ्रू 24/7 के बेसिस पे। जो डीटीएच चैनल जो है वो यूज करते हैं GSAT-15 सैटेलाइट को। देन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक स्टेट्यूटरी बॉडी है जो कि 1953 में बनी है। नेक्स्ट है दापोरिजो ब्रिज। तो रिसेंटली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट किया है केवल 27 डेज में अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी रिवर के ऊपर। तो सुबनसिरी रिवर के हम बेसिक्स में जाते हैं। इसे गोल्ड रिवर भी कहा जाता है। ये ओरिजिन होती है तिब्बतन प्लेट्यू में और ये एंटर करती है इंडिया में मिरी हिल्स अरुणाचल प्रदेश के अंदर से। ये ब्रह्मपुत्र रिवर की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी भी है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना 1960 में की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा और इसकी स्थापना की थी कि जो भी नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर रीजन है उसके अंदर रोड का स्पीडी डेवलपमेंट हो सके उसके लिए। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पीएम किसान। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट चलाता है। इस स्कीम के अंडर जो भी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है इरिस्पेक्ट ऑफ देयर लैंड होल्डिंग्स का साइज के होल्डिंग, उन्हें 6,000 पर ईयर उनको अमाउंट मिलता है उनके बैंक अकाउंट के अंदर। जो बेनिफिशियरीज है किनको ये रकम देनी है उसको आइडेंटिफाई करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर। तो इसके कुछ एक्सेप्शंस है पीएम किसान के। तो इस स्कीम कौन से फार्मर्स को लागू नहीं होती? तो उन फार्मर्स को लागू नहीं होती जो इनकम टैक्स भरते हैं, जो डॉक्टर्स है, जो इंजीनियर्स है, जो लॉयर्स है, जो चार्टर्ड अकाउंट्स है और जो पेंशनर्स है जिनको 10,000 से ज्यादा पर मंथ पेंशन मिलता है। तो पीएम किसान जैसे कुछ स्टेट्स ने भी प्रोग्राम्स लॉन्च किए। तो एमपी ने लॉन्च किया है भावांतर भुगतान योजना, तेलंगाना ने लॉन्च किया रायतु बंधु स्कीम और ओडिशा ने लॉन्च किया है कालिया स्कीम। नेक्स्ट टॉपिक है आईफेड। तो रिसेंटली आईफेड ने एक मल्टी डोनर कोविड-19 रूरल पुअर स्टिमुलस फैसिलिटी लॉन्च की है जो कि रूरल पुअर्स को फूड सिक्योरिटी प्रदान करेगी। तो आईफेड के हम बेसिक्स में जाते हैं। तो आईफेड का फुल फॉर्म इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और यूनाइटेड नेशंस का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो भी रूरल एरियाज है वहां पे पॉवर्टी और हंगर के प्रॉब्लम को एड्रेस करता है। इसके हेडक्वार्टर्स है रोम इटली के अंदर। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1977 में और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इंडिया भी इसका फाउंडर मेंबर है। नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बेस्ड ग्लोबल आयनोस्फेरिक मॉडल। तो रिसेंटली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म जो कि नवी मुंबई के अंदर लोकेटेड है, एक ऑटोनमस इंस्टीट्यूट है, आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर। इसने एक ग्लोबल मॉडल डेवलप किया है आयनोस्फेरिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को प्रेडिक्ट करने के लिए और ये हमें हेल्प करेगा
कम्युनिकेशन और नेविगेशन के लिए। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है ये हमारे ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन के जैसे काम करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। तो हम यहाँ पे हम बेसिक समझ लेते हैं। तो अर्थ के लेयर ऑफ एटमोस्फेयर हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे नीचे होता है ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फियर, उसके ऊपर मेसोस्फियर और उसके ऊपर होता है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर को ही कहा जाता है आइनोस्फियर, और ये हमें हेल्प करता है कम्युनिकेशन और नेविगेशन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है मिल्क टी अलायंस। तो थाईलैंड, ताइवान और हांगकांग के कुछ इंटरनेट यूजर्स ने इस प्रो डेमोक्रेटिक फ्रंट को एस्टेब्लिश किया है चाइनीज गवर्नमेंट के प्रोपोगंडा से लड़ने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। तो एक बेंचमार्क, ऑयल प्राइसिंग का एक बेंचमार्क है। इसे टेक्सास लाइट स्वीट भी कहा जाता है और एक टाइप का क्रूड ऑयल है। इसे लाइट क्रूड ऑयल कहते हैं क्योंकि रिलेटिवली इसकी जो डेंसिटी है बहुत कम होती है, और इसे स्वीट कहा जाता है क्यों, क्योंकि इसके अंदर लो सल्फर कंटेंट होता है। हमारा अच्छा लास्ट टॉपिक है वर्ल्ड वाइड हेल्प। तो रिसेंटली आईआईटी बॉम्बे ने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है जिसका नाम है वर्ल्ड वाइड हेल्प, जो कि जो भी लोगों को कनेक्ट करेगा जिनको मेडिकल हेल्प चाहिए। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।